हमने प्रहलाद जी को सुना, कमलेश दत्त जी को सुना और बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई उसमें। मंच पर इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर सदानंद शाही जी और साथी मित्र और सामने उपस्थित आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। समय बहुत कम है और इसमें कबीर पर बातचीत करनी है, बहुत बड़ा फलक है, तो मुझे लगता है क्यों न अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चूँकि बातचीत हो रही है तो मैं सूचना के तय ही आपके सामने बातचीत करूंगा, क्योंकि कबीर पर जो टेक्स्ट पर काम हुआ है राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे संगीत विभाग के विद्यार्थी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मैं उस अप्रोच से कुछ बात आपके सामने रखूँगा। और कबीर पर हमारे बहुत सारे सुधी विद्वान हैं, उनके दर्शन पर, उनके संस्कृति पर, काव्य पर बहुत सारी बातें होंगी। मैं इस पक्ष पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और कुछ सूचनात्मक हो सकता है क्योंकि 20 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है। शुरुआत करूँ इसके पहले, कबीर किस तरह से व्याप्त है पूरे हमारे, चूँकि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और जब कबीर को पढ़ते हैं तो कबीर को पढ़ते हुए और बनारस में कबीर को पढ़ने का दूसरा मायने होता है। जैसे तुलसी को बनारस में पढ़ना एक अलग अर्थ आपको देता है, ठीक उसी तरह से साहित्य के बारे में अगर बातचीत करें तो हमारे कवियों में जो कबीर हैं, खासकर आधुनिक कवियों में, तो मेरे प्रिय कवि आलोचक विजय देवनारायण शाही के काव्यकृति का नाम ही साखी है और साखी की जो अंतिम कविता है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर को वह कैसे देखते हैं, हमारे समय के साहित्य में कबीर की व्याप्ति कैसे है। मैं उन्हीं पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। दो तो ऐसी निरीहता दो कि इस दहाड़ते आतंक के बीच फटकार कर सच बोल सकूं और इसकी चिंता न हो कि इस बहुमुखी युद्ध में मेरे सच का इस्तेमाल कौन अपने पक्ष में करेगा। और उसी कविता में कुछ पंक्ति आती है कि वे बाजार में लुकाठी लिए खड़े हैं, मेरा घर भी जलाते हैं और मुझे साथ भी पकड़ ले जाते हैं। मित्रों, ये हमारे समय की त्रासदी है कि कविता और कला और साहित्य के बारे में जब बहुत अभिधात्मक तरीके से हम बातचीत करने लगते हैं तो उसके मायने दूसरे होने लगते हैं। और कबीर जिस चीज़ का विरोध कर रहे थे, कबीर जिस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं, उनकी व्याप्ति किस तरह से दिखाई देती है, वह उनका टेक्स्ट बोलता है, उसके बारे में हमें बातचीत करना चाहिए। और यहाँ जिस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ उसको अगर आप कबीर की उस कविता से जोड़ें कि हम घर जा रहा आप ना लिए मुराठा हाथ, अब घर जा रो ताश का जो चले हमारे साथ, कई तरह से और भी इसका पाठ किया जाता है। मसला ये है कि कबीर जिस तरफ इशारा कर रहे थे, क्या बाद में कबीर पंथियों ने या कबीर पर काम करने वाले या कबीर पर वाह वाह करने वाले लोगों ने उनकी कविता को या उनकी चेतना को उस तरह से लिया कि नहीं लिया। और इस तरह से अगर आप बातचीत करें तो आपको लगेगा कि सबने अपनी अपनी तरह से कबीर को लिया और कबीर का रूपांतरण किया। और उस रूपांतरण की उस प्रक्रिया में चाहे साहित्य हो, चाहे समाज हो, चाहे कला हो, चाहे संगीत हो, बात इन सब की आती है तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तासीर के साथ कबीर की पूरी चेतना को, उनकी चेतना के लोकतांत्रिक पक्ष को और जो प्रतिरोध का पक्ष है, उसके कलात्मक वैभव का पक्ष है, उसको संगीत में ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा और परखा जा सकता है। प्रहलाद जी जैसे उसके उदाहरण हैं अभी हमारे सामने, उन्होंने देखा और परखा। और मैं आपके सामने एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे ही कबीर के पाठ पर चर्चा होती है, पाठ के बारे में बातचीत होती है, अलग अलग पाठ उसके किए गए हैं, उसमें अलग अलग तरीके से टेक्स्ट के बारे में बातचीत है। क्योंकि ये कहा जाता है कि कबीर ने लिखा नहीं, कबीर ने कहा, और कबीर की एक पूरी समृद्ध विरासत है, समृद्ध परंपरा है। तो संगीत के हवाले से ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कबीर की ध्वनि पहचानने वाले कलाकार, संगीतज्ञ, कबीर के नेत्रहीन गायक राजस्थानी कलाकार बिरजापुरी महाराज के शब्दों में मैं कहूँ,
उन्होंने कहा है कि अगर किसी वाणी का अर्थ गहरा है तो बेशक वह कबीर की होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो केवल नकल है। तो हृदय और पूरे चेतना को जिस तरह से प्रभावित करने वाली वाणी है, अगर कबीर की है, और वह उस परंपरा के साथ अगर आप देखें तो उसके बहुत सारे रूप आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। और एक साथ अगर इस चीज के बारे में बातचीत करें तो एक परंपरा आपको दिखाई देगी जो कबीर, जो बनारस और उसकी धरती और हिंदी जगत में जो पूरी परंपरा व्याप्त है, खासकर अकादमिक जगत में। और दूसरी जो परंपरा है वो किस तरह से संगीत और तमाम सारे क्षेत्रों में आपको दिखाई देगी। और तीसरी परंपरा है जो कबीर के बड़े स्कॉलर्स हैं, अभी नाम लिया आपने, तो उन लोगों ने कबीर को कैसे देखा है, इनके बारे में अगर बातचीत करना चाहें तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से कबीर की उस पूरी ध्वनि को हमारे यहाँ जो पाठ किया गया है, वो संस्थाओं ने जिस तरह से पाठ किया, व्यक्तियों ने जिस तरह से पाठ किया, और विमर्शों में कबीर जिस तरह से दिखाई देते हैं, उसकी एक लंबी परंपरा है। उस परंपरा में कुछ एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आप देखें कि हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम बातचीत कर रहे हैं, नागरिक पंचाणी सभा है यहाँ पर, और उसमें अनुसंधान की जिस तरह से प्रक्रिया शुरू हुई, संत कवियों पर जिस तरह से बातचीत हुई, और पूरी प्रक्रिया के बारे में अगर आप बातचीत करें, पीताम्बर दत्त बड़थवाल का द निर्गुण स्कूल ऑफ पोइट्री जैसी कविता जैसा अनुसंधान महत्वपूर्ण है। और अनुसंधान और पाठ की ये लंबी परंपरा है, वो काशी और प्रयाग दोनों जगह से आपको दिखाई देगी, खासकर और भी जगहों पे है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काम किया कबीर पर विशेष रूप से, राम कुमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद, पारसनाथ तिवारी की कबीर ग्रंथावली, और श्याम सुंदर दास ने काम किया। लेकिन खास काम अगर आप देखें तो इसके बाहर जिस तरह से चीज़ें दिखाई देती हैं, रविनाथ ठाकुर और एल्विन अंडरविहिल की सॉन्ग्स ऑफ कबीर नाम की पुस्तक है। उसमें आप देखें कि कबीर की व्याप्ति किस तरह से बंगाल की संस्कृति और वहाँ उस पोइट्री में और उस कल्चर में व्याप्त होती है। और वहीं पर चित मोहन सेन ने कबीर के पद का संकलन किया जो शांति निकेतन से प्रकाशित हुआ। इन सारे ग्रंथों में अगर आप देखें तो कबीर के पाठ की थोड़ा थोड़ा अंतर आपको जरूर दिखाई देगा। और कहना ये है कि एक परंपरा इस क्षेत्र की है, और उसके बाद कबीर जब राजस्थान जाते हैं या उस इलाके में जाते हैं तो वहाँ परंपरा बदल जाती है। वहाँ पर उनके अनुसंधान और पाठ की पूरी परंपरा अपनी तरह से बदल जाती है। उस माटी और उस धरती में कबीर जिस तरह से व्याप्त होते हैं, तो इस तरह से एक अनुसंधान की पूरी परंपरा है। लेकिन खास बात यह है कि हमारे संत कवियों में सबसे ज्यादा जिस कवि को बाहर पढ़ा गया, अनुसंधान जिस कवि पर हुआ, वो कबीर थे। और क्यों कबीर थे? क्योंकि कबीर की कविता और कबीर के साखी शब्द रमैनी की जो व्याप्ति है, उसमें जो चेतना है, उसके बारे में अगर आप बातचीत करिए तो कुछ एक सामने आपके मैं रखता हूं उदाहरण के रूप में। रॉबर्ट ब्लाई का नाम जरूर इसमें आता है। द कबीर बुक नाम की उनकी पुस्तक है, 44 ऑफ द एक्सेक्टिक पोएम्स ऑफ द कबीर। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो इसमें जो कबीर की पूरी कविता की बुनावट है उसके बारे में बातचीत आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो और भी पुस्तकें जिनको हमें देखना चाहिए कबीर के संदर्भ में, लिंसा हेंट और सुखदेव सिंह का नाम अभी लिया आपने, दोनों ने मिलकर एक काम किया है द बीजक ऑफ कबीर पर। और इसी तरह से आप देखें तो कैरिन शोमर ने काम किया है कबीर इन द गुरु ग्रंथ साहिब पर। और इन्हीं संदर्भों में बहुत सारे और भी काम हैं। लेकिन एक खास काम इस बीच में हमारे हिंदी एकेडमिक में जो दिखाई पड़ता है, मुझे लगता है उधर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। वो है भक्त की मीमांसा की करती हुई एक श्रृंखला है, जिसमें जो अनुवाद की श्रृंखला है, ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं। और उस ट्रांसलेशन में डेविड लॉरेंजन का संग्रह है निर्गुण संतों का स्वप्न। इसको आपको देखना चाहिए। निर्गुण पंथ की उस पूरी परंपरा के बीच में कबीर को कैसे रखते हैं। और एक दिलचस्प किताब है भक्ति के 3 स्वर, जॉन स्टैटन हॉली की पुस्तक है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि भक्ति काल में हम जब बातचीत करते हैं तो सूर, तुलसी, कबीर और जायसी की बात करते हैं, मीरा को भी शामिल करते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 कवियों को उसमें शामिल किया है, और वो 3 कवि हैं मीरा, सूर और कबीर। इसके पीछे उनका कारण यही था कि ये 3 कवि ऐसे हैं जो संगीत के मार्फत, टेक्स्ट के मार्फत
और लोक की जो गायन की परंपरा है, जिसे मौखिक परंपरा कहते हैं, जिसकी व्याप्ति विदेशों तक है, जो दिल तक छूती है, जो हमारी पूरी चेतना को प्रभावित करती है, उसमें ये तीन कवि उनको दिखाई देते हैं। इसका टेक्स्ट बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें व्याख्यायित किया। ये तो मैं सिर्फ सूचना के लिए आपको बता रहा हूं कि इन अनुसंधान के संदर्भ में जब हम बातचीत करते हैं तो हमें ये जरूर देखना और पढ़ना चाहिए। साथियों, संगीत की बात जब आती है तो संगीत पर मेरा बहुत अधिकार नहीं है, लेकिन मैं श्रोता अच्छा हूं, इसलिए उस हवाले से कुछ बात कर सकता हूं। एक खास बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर जब बातचीत होती है तो आप जानते हैं कि अभी हमारे साथी ने बातचीत की, अभी सर ने भी कुछ संवाद किया। कबीर को हिंदू अपनी तरफ से खींचते हैं और मुसलमान अपनी तरफ ले जाते हैं और कबीर इन दोनों से मुक्त हो जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कबीर की पूरी कविता में जो यूटोपिया बनाते हैं, या कबीर जिस कविता अपनी कविता से जिस चीज़ की बातचीत करते हैं उसमें वह अगिन पाखी की बात करते हैं, और वो अगिन पाखी बहुत सुंदर बिंब के रूप में आता है। और आप देखें कि कबीर की कविता के बारे में मुझे लगता है भक्ति काल के ही दूसरे कवि हैं जायसी, उनकी ये पंक्तियां मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं कबीर के बारे में कि कवि के जीव खरग हिरवानी, एक दिस आज दूसर दिस पानी, कि एक ऐसी जीव है, एक ऐसी आवाज जिसके पास